दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज पॉजिटिव ट्रेडिंग तो हो रही है लेकिन बड़ी तेजी नहीं बन पा रही है। अभी स्टॉक 50 के ऊपर जाके फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी 50 के एक तरह से सपोर्ट जो बना हुआ है ये मजबूत सपोर्ट तो है, लेकिन इसको क्रॉस करेंगे तो फिर एक नई तेजी बन सकती है। और अभी इस समय रिटेल इन्वेस्टर जो वेट एंड वॉच कर रहे हैं उनके हिसाब से क्या ओएफएस आएगा, और अगर ओएफएस आएगा तो क्या डिस्काउंट में आएगा, इस वजह से अभी भी वो वेट कर रहे हैं। लेकिन बड़े फंड हाउस काफ़ी अच्छी खरीदारी भी कर इस लेवल पे और आने वाले समय एक तेजी की संभावना भी बनेगी। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोग हैं जो लगातार कमेंट्स करके पूछते हैं क्या हमको डिविडेंड मिलेगा, तो किस किस को डिविडेंड मिलेगा वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरी तरफ कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, कुछ बड़ी डील है जिनको डिस्कस करेंगे। इन सारी बातों से समझने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी तो फंडामेंटली बहुत मजबूत है लेकिन प्राइस काफ़ी नीचे। क्या आने वाले समय ये 3 डिजिट और फिर आने वाले समय ये 4 डिजिट में भी जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 65,313 के स्तर पर है, जहां पे 238 पॉइंट की तेजी बनी हुई है, यानी 0.37% अप पर है इस समय बाजार। वैसे अगर आप देखें तो पॉजिटिव माहौल तो आज बना हुआ ही है। आप ये समझ सकते हो कि जो शुरुआत जहां से हुई थी इस समय बाजार वहीं पर है, बीच में तेज़ी थोड़ी ज़्यादा बनी थी, यानी देख सकते हो कि 65,458 का इसने हाई बनाया। लेकिन देख सकते हो कि जो इस समय माहौल पॉजिटिव बना हुआ जरूर है, तेज़ी खास तो बढ़ नहीं पा रही है, ऊपर के लेवल से दबाव भी आ रहा है। बीएसई फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 9,541 के स्तर पर 0.21% की तेज़ी है। तो बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में जो तेज़ी है वो बाजार के मुकाबले काफ़ी कम है और इसका असर यहाँ पे आईआरएफसी में भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक की शुरुआत 50 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 49.50 के आसपास थी और 50.85 का हाई भी बनाने स्टॉक्स देख सकते हो कि 51 तक पहुँचा आज लगभग, और लो है वो 49.70 का है। इस समय स्टॉक 49.90 के आसपास है, जहाँ पे 0.81% की तेज़ी है। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी, लेकिन ऊपर के लेवल से आप देख रहे हो कि दबाव देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज देख सकते हो कि लगभग 1:30 बजे के आसपास ही 5 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, लेकिन वॉल्यूम कल के मुकाबले आज कम होने की संभावना है। स्टॉक की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 23 अगस्त को स्टॉक 47.75 के आसपास क्लोजिंग दी थी, जहाँ पे 0.2% की गिरावट हुई थी। 24 अगस्त की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 48.60 के आसपास थी, जहाँ पे 1.8% की शानदार तेजी देखने को मिली। लेकिन 25 अगस्त को स्टॉक फिर से 48.40 पर आ गया 0.4% की गिरावट के साथ में। 28 अगस्त की बात करें तो 48.70 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली, 0.6% की तेज़ी बनी। और 29 अगस्त को स्टॉक 49.50 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1.6% की तेज़ी देखने को मिली। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से फिर से पॉजिटिव क्लोजिंग हो रही है और ये इशारा काफ़ी अच्छा है कि बाजार में तेज़ी बन सकती है। अब यहाँ पे काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, मुंबई अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन शुरू होने जा रही है और इसके लिए रेलवे ट्रैक का निर्माण हो रहा है, रेलवे स्टेशन भी बन रहे। अब आप देख सकते हो इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 1 सितंबर को रेलवे मिनिस्ट्री और जापानीज ऑफिसर के बीच में देखो मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग के दौरान कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जो का निर्माण किया जा रहा है उसमें जापानीज कंपनी और इंडिया की कंपनी की पार्टनरशिप है। तो यहाँ पे देख दो कि जॉइंट कमेटी बनाई गई है जिसमें जापान के अधिकारी भी है और हमारे इंडियन रेलवे मिनिस्टर और दूसरे यहाँ पे अधिकारी है, जिनके मिलकर एक जॉइंट कमेटी है जो सारे फैसले ले रही है इसको लेकर। क्योंकि जो प्रोजेक्ट है ये दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट के तहत बनाया गया है, जिसमें जापान की कंपनियों का भी सहयोग है और उनको भी पूरा बेनिफिट मिलेगा। अभी रिसेंटली देख दो कि NHSRRCL ने यहाँ पे बिड इन्वाइट किया करीब 24E5 सीरीज़ के लिए, जो ट्रेन कोच जिसकी कॉस्टिंग होगी 11,000 करोड़ के आसपास। इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे अश्विनी वैष्णव, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है, और जो जापानीज डेलीगेशन आ रहा है उनके साथ में बातचीत होगी और किस तरह से ये इसमें आगे प्रोग्रेस हो रहा है और कितनी जल्दी ये पूरी बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी उसके बारे में सारा खाका तैयार किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेट ट्रेन के मामले में 2 मेजर जो पेंडिंग इश्यूज है उसमें देखें तो रोलिंग स्टॉक्स और इसके अलावा सिग्नलिंग सिस्टम, ये अभी पेंडिंग है, जिसके लिए अभी आगे जाके इसका फैसला लिया जाएगा। अभी फिलहाल प्रोजेक्ट एडवांस स्टेज के अंदर है, आने वाले समय में इसमें बहुत सारे और डिसीजन लिए जाएंगे।
तो गवर्नमेंट ने जो अपना टारगेट सेट किया कि 2027 तक इस ट्रेन को शुरू करने की संभावना बन रही है और ये ट्रेन मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के बीच में चलने लगेगी। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सिर्फ जैपनीज जो कंपनियां हैं वही रोलिंग स्टॉक के लिए यहाँ पे बिड लगा सकते हैं और इसमें आप देखें तो दूसरी इंडियन कंपनीज यहाँ पे हिस्सा नहीं ले सकती क्योंकि ये पहले से टर्म्स कंडीशन बनी हुई है। तो यहाँ पे जैपनीज कंपनी की तरह देखें तो जैसे हिटाची रेल और कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसर कंपनी जो है यह इसमें हिस्सा ले सकते हैं और ये बिड जो है अक्टूबर के एंड तक आने की संभावना है, जिसमें 10 कोच का निर्माण किया जाएगा और जिसमें 690 पैसेंजर एक समय बैठ पाएंगे। तो ये जो बुलेट ट्रेन है बहुत जल्दी आएगी और इसी को लेकर यहाँ पे बड़ी एक मीटिंग होने जा रही है 1 सितंबर को, जो आपको खास ध्यान रखना है। और आने वाले समय में ये एक बड़ा तोहफा होगा और आने वाले समय में निकट भविष्य में जो ट्रेनें वो सारी इसी तरह से दूसरे ट्रैक पे भी शुरू की जाएगी। अब यहाँ पे IRFC को लेकर काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या हमें डिविडेंड मिलेगा। तो बिल्कुल आपको डिविडेंड मिलेगा, आपके पास मौका है, अभी भी आप शेयर खरीदें, आपको बिल्कुल डिविडेंड मिलेगा। और हमेशा PSU स्टॉक में बहुत अच्छा डिविडेंड मिलता है। यहाँ पे कंपनी ने अपनी रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है डिविडेंड के लिए, वो है 15 सितंबर 2023। तो 15 सितंबर के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ गए तो बिल्कुल आपको इस डिविडेंड का फ़ायदा होगा। ये आपको इस समय मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। साथ में आपको यहाँ पे वोटिंग का अधिकार भी मिल जाएगा। अगर आप इस समय शेयर खरीदते हैं तो जो कंपनी रिजोल्यूशन पास कर रही है, जो AGM होने जा रही है 22 सितंबर को, उसके लिए यहाँ पे देख सकते हो कि जो वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल भी आप कर पाएंगे। और ये देख सकते हो कि 19 सितंबर से सुबह 9 बजे से वोटिंग लाइन खुलेगी। जो आप देखें तो ये आपके लिए मौका है। 21 सितंबर तक आप शाम को 5 बजे तक अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे ई-वोटिंग के माध्यम से। तो काफ़ी अच्छा मौका है, आपको खरीदारी करनी चाहिए। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है। यहाँ पे इसका मार्केट कैप 65,617 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। करंट प्राइस की 50.20 की हाई 52.7 का और लो इसका 20.6 का है। तो यार आप देख सकते हो स्टॉक अपने हाई की तरफ ही है और तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। स्टॉक का P 10.50 का है, बुक वैल्यू इसकी 36 की है और 2.98% का शानदार डिविडेंड कंपनी दी है। ROC इसका 5.32% है और ROE 14.7% है। फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल इसके बहुत अच्छे हैं, जो इशारा करके इसमें आप दाव लगा सकते हैं। इसके अलावा इसका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। अगर हम सितंबर 2022 की बात करें, इनका जो सेल्स था वो 5,810 करोड़ के आसपास था, जो जून 2023 में बढ़ के 6,679 करोड़ तक पहुँच गया। इसके अलावा कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, सितंबर 2022 में 5,776 करोड़ के आसपास था, वो जून 2023 तक बढ़ के 6,650 करोड़ तक पहुंच गया। लगातार आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ रहा है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1,714 करोड़ के आसपास था सितंबर में, जून में ये 1,557 करोड़ के आसपास रहा है। तो इस बार प्रॉफिट जरूर कम हुआ है, लेकिन मार्च के मुकाबले बढ़ा है। मार्च में ये 1,328 करोड़ के आसपास था। पिछले 2-3 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो मार्च 2022 में सेल्स इनका 20,299 करोड़ के आसपास था पूरे साल का, वो इस TTM 24,944 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में 20,177 करोड़ के आसपास था, जो इस TTM 24,803 करोड़ तक पहुंच गया है। इसके अलावा इसके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 6,090 करोड़ का प्रॉफिट था इनको मार्च 2022 में, जो इस समय 6,232 करोड़ तक पहुंच गया है। तो काफ़ी अच्छा आप देखें तो प्रदर्शन है। तो इसका बिजनेस देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि वाकई में ये मल्टीबैगर बनने की पूरी काबिलियत रखता है। इसके अंदर वो सारी पोटेंशियल है कि ये आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा दे, यानी ये 3 डिजिट और 4 डिजिट में जाने की ताकत रखता है। ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। एक तरह से इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप समझ सकते हो। इस समय आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जिस तरह से रेलवे अपने कैपेक्स को बढ़ा रहा है और जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है, कल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जो भी रेलवे ने इस बार कैपेक्स का ऐलान किया उसमें से 40% इस्तेमाल कर लिया गया है, वो भी सिर्फ 4 महीनों के अंदर, यानी 1 क्वार्टर के अंदर। तो ये आप समझ सकते हो कि ये बहुत बड़ी बात है और आने वाले समय यहाँ पे एक शानदार तेजी आ सकती है और ये आपको मालामाल कर सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का सही मौका है, खरीदारी आपको कर लेनी चाहिए इस समय। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।